हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र चौधरी आपके यूट्यूब चैनल एग्री मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के अंदर अपन हॉर्टिकल्चर की सब्जेक्ट लेकर चल रहे थे, उसके अंदर अपने पास जो 10 लेक्चर हो गए कंप्लीट। अपना आज जो 11वां लेक्चर है, ठीक है, 11वां लेक्चर अपने पास है फर्टिलाइजेशन एंड पार्थेनोकार्पी। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन और पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है अनिषेक जनन। मतलब अपन निषेचन किस प्रकार करवाते हैं और मतलब अनिषेक जनन किस प्रकार करते हैं, ठीक है, कि निषेचन किन किन फलों के अंदर होता है, किन के अंदर नहीं होता। और जो अनिषेक फलन होता है वो अनिषेक जनन होता है, वो क्या किसके अंदर होता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं। इससे पहले आप क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें और जो इस चैनल पे नए जुड़े वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि दोस्तों जो मैं यहाँ पे आपको बोर्ड पे करवा रहा हूँ, ठीक है, उनसे एक भी क्वेश्चन अपने बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे साथ नोट्स बनाते जाइए और ध्यान से पढ़िए, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझा के पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं फर्टिलाइजेशन एंड पार्थेनोकार्पी। फर्टिलाइजेशन एंड पार्थेनोकार्पी, इसका अपने पास जो हॉर्टिकल्चर का वो कोड होता है, वो कई बार आपको प्रैक्टिकल के अंदर पूछ लेता है कि हॉर्टिकल्चर का कोड क्या होता है। हॉर्टिकल्चर का कोड होता है अपने पास HORT 111, मतलब हॉर्टिकल्चर के अंदर होता है बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट कोर्स, ठीक है। तो अपन चलते हैं आज फर्टिलाइजेशन एंड पार्थेनोकार्पी की तरफ, ठीक है। तो अपन देखते हैं पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन, कि पुष्पीय पौधे होते हैं उनके अंदर लैंगिक प्रजनन किस प्रकार करवाते हैं। जनक पौधों, पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन, एक बार यहाँ पे टॉपिक लिखता हूँ। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है। जनक पौधों द्वारा अपनी सेक्स कोशिकाओं या युग्मकों का प्रयोग कर नए पौधे को जन्म देने की क्रिया लैंगिक प्रजनन कहलाती है। मतलब जो जनक पौधा द्वारा अपनी सेक्स कोशिकाओं या युग्मकों का प्रयोग कर, मतलब जो जनक कोशिका होती है वो अपने जो कोशिकाओं का उपयोग कर एक नए पौधे का निर्माण कर दे, ठीक है, उसे अपन लैंगिक प्रजनन कहते हैं। पादपों या पौधों में भी नर और मादा जनन होता है। जो पादपों में नर और मादा जनन भी होता है, पादपों में नर और मादा जनन अंग भी होता है, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे। पौधों के ये जनन अंग पुष्पों और फलों के भीतर पाए जाते हैं। जो पौधों के जो ये अंग होते हैं वो क्या है कि पुष्पों के बीच में पाए जाते हैं, पुष्पों के भीतर पाए जाते हैं। ऐसे पौधों को आवर्तबीजी या पुष्पीय पौधे कहते हैं, ठीक है। ऐसे पुष्पों को अपन आवर्तबीजी या पुष्पीय पौधे कहते हैं, क्योंकि ये लैंगिक प्रजनन पद्धति द्वारा प्रजनन करते हैं, ये लैंगिक विधि द्वारा प्रजनन करते हैं। ज़्यादातर पौधों के फूलों में ही नर और मादा प्रजनन अंग होते हैं। ज़्यादातर फूलों के पौधों में ही नर और मादा अंग होते हैं। एक ही पुष्प में नर और मादा प्रजनन अंग होते हैं, एक ही पुष्प में नर और मादा अंग भी होते हैं। एक ही पुष्प में जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैं आपको बोर्ड पे लिखा रहा हूँ, जो मतलब नॉर्मलिटी है उनको आप साथ साथ उतारते जाए जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, और जो आपके इम्पोर्टेंट मेल नाइल है वो मैं आपको उतार रहा हूँ। नर और मादा भी पाई जाती है, अंग भी होता है, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास एक ही पुष्प में नर और मादा अंग भी होते हैं, ये हो गया। ऐसे पुष्प नर और मादा युग्मक बनाकर निषेचन को सुनिश्चित करते हैं। ऐसे पुष्प नर और मादा युग्मक बनाकर निषेचन को सुनिश्चित करते हैं। इसके बाद में ताकि पौधे के प्रजनन के लिए नए बीज तैयार हो सके, अपन इसलिए करते हैं नर और मादा युग्मकों का निषेचन करवा के, क्योंकि अपने पास जो नई संतति वो पैदा हो सके। इसके बाद में चलते हैं अपन पौधों में लैंगिक प्रजनन के चरण। पौधों में लैंगिक जनन के चरण देखते हैं अपन आगे। नेक्स्ट, पौधों में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन के चरण, ठीक है। इसके बाद में है पौधों में लैंगिक प्रजनन के चरण। पुष्प का नर अंग पुंकेसर कहलाता है। पुष्प का जो नर अंग होता है वो पुंकेसर कहलाता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में आपको छोटे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। पौधों का नर पुष्प, पौधों का नर पुष्प पुंकेसर कहलाता है।
पुंकेसर कहलाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं ये पौधों के नर युग्मकों के बनने में मदद करता है। ये पौधों के जो नर युग्मक बनता है उनमें सहायता करता है और परागकणों में पाया जाता है। ये परागकणों के अंदर पाया जाता है। पुष्प का मादा अंग अंडप कार्पेल कहलाता है। पुष्प का जो मादा अंग होता है वो अंडप या कार्पेल कहलाता है। पुष्प का मादांग अंडप या कार्पेल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं आगे। यह पौधों के मादा युग्मकों या अंड कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है। यह क्या, जो पादपों के होते हैं वो अंडप या मादा युग्मकों की अंड कोशिकाओं को बनाने में सहायता करता है। इसके बाद में नर युग्मक मादा युग्मकों से निषेचन करता है। नर युग्मक मादा युग्मकों से निषेचन करता है। नेक्स्ट लाइन अपने पास, नर युग्मक मादा युग्मकों से निषेचन करता है। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं निषेचन अंड कोशिकाएं बीजांड में विकसित होती है। जो निषेचन अंड कोशिकाएं जो होती है वो क्या है कि बीजांड में विकसित होती है। निषेचित अंड कोशिकाएं अंड कोशिकाएं बीजांड में विकसित होती है। बीजांड में विकसित होती है। इसके बाद में अपन देखते हैं अंकुरित होने पर ये बीज ही नए पौधे बन जाते हैं। जो मतलब जो अंकुरित हो जाते हैं ये बीज, ठीक है, अंकुरित बीज होने पर ही ये बीज ही नए पौधे बन जाते हैं। ये बीज मतलब अंकुरित होने पर बीज ही अंकुरित होने पर नए पौधे बन जाते हैं। नए पौधे बने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। आगे है अपने पास पुष्प के अलग अलग भाग। पुष्प पे अपन अलग अलग भाग देखते हैं कि कौन कौन से भाग होते हैं पुष्प के। एक एक को समझते हैं अलग से। ठीक है, तो एक बार उतार लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अपन देखते हैं कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, उनका एक एक का वर्णन करते हैं विस्तार से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पुष्प के अलग अलग भाग कौन कौन से देखते हैं अपन। पहला अपने पास है रेस पटकल। पहला है रेस पटकल के अंदर देखते हैं अपन क्या होता है। रेस पटकल के अंदर होता है ये पुष्प के तने या डंठल के ऊपर पाए जाते हैं। जो पुष्प का तना होता है या डंठल होता है उसके ऊपर पाया जाता है। ये पुष्प के ऊपर या डंठल पर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आगे है यह रेशपटल ही होता है जिससे पुष्प के सभी भाग इससे जुड़े होते हैं। जो मतलब जो रेशपटल होता है उसके पुष्प के सभी भाग इससे जुड़े होते हैं। पुष्प के भाग इससे जुड़े होते हैं। पुष्प के सभी भाग इससे जुड़े होते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन बाह्य दल। दूसरा भाग अपने पास, पहला हो गया, दूसरा हो गया बाह्य दल। बाह्य दल देखते हैं कि क्या काम आता है अपने पास। बाह्य दल किस प्रकार का भाग है। बाह्य दल है ये हरे पत्ते जैसा भाग होता है जो पुष्प के सबसे बाहरी हिस्से में मौजूद होता है। यह हरे पत्ते जैसा भाग होता है। यह है हरे पत्ते जैसा यह है पुष्प के बाहरी हिस्सा होता है। ठीक है, बाहरी हिस्सा होता है। इसके बाद में देखते हैं पुष्प जब कली के रूप में होता है तब बाह्य दल उसकी रक्षा करता है। जब मतलब पुष्प
पुष्प क्या है कि जब कली के रूप में होता है तब बाह्य दल की उसकी सुरक्षा करता है, बाह्य दल उसकी सुरक्षा करता है। जब पुष्प कली के रूप में होता है तब बाह्य दल सुरक्षा करता है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। पुष्प के सभी बाह्य दलों को एक साथ बाह्य दल पुंज कहते हैं। पुष्प के जो सभी अंग होते हैं उसके अपन जो पुष्प के सभी बाह्य दलों को एक साथ अपन बाह्य दल पुंज कहते हैं। पुष्प के सभी बाह्य दल को बाह्य दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? बाह्य दल पुंज कहते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं पंखुड़ियां। तीसरा भाग हो गया अपने पास पंखुड़ियां। पंखुड़ियों में देखते हैं कि किस प्रकार का भाग होता है। पंखुड़ियों में होता है, पंखुड़ियां पुष्प की रंगीन पत्तियां होती है। एक पुष्प की सभी पंखुड़ियों को दलपुंज कहते हैं। फूलों की पंखुड़ियों में खुशबू होती है और परागण के लिए कीटों को आकर्षित करती है। इनका काम पुष्प के मध्य भाग में उपस्थित प्रजनन अंगों की रक्षा करती है। पंखुड़ियां क्या है कि पुष्पों की रंगीन अवस्था होती है। पंखुड़ियां पुष्पों की रंगीन अवस्था होती है। ठीक है, यह है पुष्पों के बीच में पाए जाने से पुष्प के सभी भागों की रक्षा करती है। ठीक है, उसके बाद यह कीटों को आकर्षित करने का कार्य करती है। इधर लिख देता हूं, कीटों को आकर्षित करने का कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद में अपने पास है यह सुंदरता को बढ़ाती है। क्या है? सुंदरता को बढ़ाती है। ठीक है, ये अपने पास जो पंखुड़ी थी वो पंखुड़ी होगी। उसके बाद में अपन देखते हैं पुंकेसर। पंखुड़ी तो हो गई। ठीक है, उसके बाद में अपन देख लो, एक बार उतार लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उतार लीजिए। इसके बाद में अपन जो पंखुड़ी थी तीसरा हो गया, अपन पुंकेसर लेते हैं आगे। ठीक है, चौथा अपने पास है पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर देखते हैं किस प्रकार का भाग होता है। पुंकेसर होता है, पुंकेसर पौधे का नर प्रजनन अंग होता है। ये पंखुड़ियों के छल्ले के भीतर उपस्थित है। पौधे का नर अंग होता है यह पंखुड़ियों के छल्ले के बीच स्थिर होता है। छल्ले के भीतर स्थित होता है। इसके बाद में आगे है और फूले हुए ऊपरी शो के साथ साथ इसमें थोड़ी डंठल भी होती है। इसके अंदर क्या है कि थोड़ी बहुत डंठल भी होती है। इसमें डंठल भी पाई जाती है। क्या है? डंठल भी पाई जाती है। इसके बाद में आगे अपने पास है परागकोश और तंतु। पुंकेसर का डंठल तंतु कहलाता है। परागकोश और तंतु पुंकेसर का डंठल अंग कहलाता है। परागकोश और तंतु पुंकेसर का
डंठल अंग कहलाता है, डंठल अंग कहलाता है। इसके बाद में आगे देखते हैं अपन, फूला हुआ ऊपरी हिस्सा परागकोश पुंकेसर का परागकोश परागकण उत्पन्न करता है और उन्हें अपने भीतर रखता है। परागकणों में पौधे के नर युग्मक पाए जाते हैं। परागकणों के अंदर क्या है कि पौधों के नर युग्मक पाए जाते हैं। एक पुष्प में बहुत सारे पुंकेसर होते हैं। परागकणों में पौधे के नर युग्मक पाए जाते हैं। ठीक है, ये अपने पास पुंकेसर था, वो पुंकेसर कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अपन देखते हैं अंडप या कार्पेल। पांचवा अपने पास है अंडप या कार्पेल। अंडप या कार्पेल। अंडप या कार्पेल के अंदर देखते हैं अपन, अंडप मादा प्रजनन अंग पौधों के मध्य पाया जाता है। यह पौधे का मादा अंग है। ठीक है, यह पौधे के मध्य पाया जाता है। क्या है, पौधे के मध्य पाया जाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं अंडप का आकार सुराही जैसा होता है, मतलब सुराही होती है ना, फ्लैस्क। अंडप का आकार सुरेही, सुराही जैसा होता है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं स्टिग्मा वर्तिका और अंडाशय। अंडप के शीर्ष हिस्से को स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा वर्तिका और अंडाशय को स्टिग्मा, स्टिग्मा ले लो, वर्तिका अंडाशय और अंडाशय और अंडाशय। स्टिग्मा कहा जाता है, को कहा जाता है। ठीक है, ये अपने पास था अंडप या कार्पेल। इसके बाद अपन देखते हैं पुंकेसर के परागकोशों से परागकण प्राप्त करता है। ठीक है, परागकण स्टिग्मा से चिपक जाते हैं। जो परागकण होते हैं वो क्या है कि स्टिग्मा से, जो अपने पास कराया था ना स्टिग्मा, इससे चिपक जाते हैं। परागकण स्टिग्मा से चिपक जाते हैं। मैं आपको एक लाइन और लिखा दूं, परागकण स्टिग्मा से चिपक जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन आगे देखते हैं, ये अपना जो अंडप था वो कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अपन नए बीज बनाने के क्रम में परागकण में मौजूद नर युग्मक बीजाणु में मौजूद मादा युग्मक से मिलते हैं। यह प्रक्रिया दो चरणों में होती है। मतलब जो नए बीजा निर्माण होता है बीजों का, वो क्या है कि दो प्रक्रियाओं में होती है, एक तो परागण और निषेचन। नए पौधे का निर्माण अपन दो प्रक्रियाओं में पूर्ण करते हैं। नए पौधों का निर्माण करने के लिए अपन कितने चरणों में पूर्ण करते हैं? दो चरणों में या दो प्रक्रियाओं में पूर्ण करते हैं। एक तो हो गया अपने पास परागण और एक निषेचन। पहला हो गया परागण, दूसरा हो गया निषेचन। अपन देखते हैं पहले परागण को। ठीक है, परागण है अपने पास, जब पुंकेसर से परागकण अंडप के स्टिग्मा से में आते हैं। जब पुंकेसर के परागण वर्तिका, जब पुंकेसर से परागकण अंडप के स्टिग्मा में आते हैं तो इसे परागकण कहते हैं। यह महत्वपूर्ण, जब पुंकेसर से परागकण परागकण अंडप के स्टिग्मा पर आते हैं। स्टिग्मा में आता है तो उसे परागण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं आगे।
यह महत्वपूर्ण होता है क्योंकि परागकण की वजह से ही नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिल जाता है। मतलब जो ये क्या है कि महत्वपूर्ण होता है, परागकण के द्वारा नर युग्मक मादा युग्मक से मिल पाता है। परागण महत्वपूर्ण है क्योंकि परागण के द्वारा ही नर युग्मक मादा युग्मक से मिल पाता है। मिल पाता है, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं आगे। परागकण मधुमक्खियां, तितलियों और पक्षियों जैसे कीटों, हवा, वायु से भी होता है। परागकण क्या है कि मधुमक्खियों, परागकण मधुमक्खियों, तितलियों व वायु द्वारा, जल द्वारा व कीटों द्वारा भी होता है। होता है, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे। परागण दो प्रकार के होते हैं। परागण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो स्वपरागण हो गया और एक परपरागण हो गया। परागण दो प्रकार के होते हैं। इधर लिख लेता हूं मैं एक बार, इसको मिटा देता हूं। एक बार इंक डाल लेता हूं क्योंकि अच्छे प्रकार से दिख नहीं पा रहा होगा आपको। परागण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला कौन सा हुआ अपने पास? स्वपरागण, दूसरा परपरागण, ठीक है। अपन पहले स्वपरागण को देखते हैं। पहला हो गया स्वपरागण। स्वपरागण के अंदर देखते हैं अपन स्वपरागण और संकर परपरागण, ठीक है। जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के स्टिग्मा या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक ले जाए जाते हैं। स्वपरागण का मतलब क्या होता है कि मतलब जो परागण होता है उसको उसी पुष्प, मतलब एक पौधा होता है जो पौधे के उस एक पुष्प से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर ले जाया जाता है। जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के, जब एक पुष्प के परागण, जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के परागण पर उसी पुष्प के उसी पौधे के पुष्प पर परागणों को ले जाया जाता है। मतलब स्वयं के द्वारा। जैसे मान लो अपने पास ये प्लांट है कोई, ये पुष्प मान लो या पौधा मान लो, ठीक है। ये जड़ें हो गई इसकी, ये मिट्टी हो गई, ठीक है। अपन अब क्या है कि इसके अंदर जैसे ये मान लो ये पुष्प वगैरह है, ठीक है। ये पुष्प हो गए, 4-5 पुष्प हो गए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि जो यहाँ से जो ये पुष्प है, ठीक है, उसके पुष्प जो परागण है, पुष्प से जो परागण अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस प्रकार लेके जाएंगे कि एक पौधे के परागकण को उसी पौधे के पुष्प के परागकण उसी पुष्प के ऊपर ले जाया जाए परागकण को, ठीक है। तो उसे अपन स्वपरागण कहते हैं। मतलब जैसे मान लो सीधी सी बात है, एक पौधा लिए, ठीक है, उसके 2 पुष्प है, ठीक है। तो पहले पुष्प जो एक पौधे के जो पहला पुष्प है, ठीक है, उसके परागकण को दूसरे उसी पौधे के परागकण पर ले जाया जाता है, ठीक है। तो अपन उसे स्वपरागण कहते हैं, ठीक है। आया समझ में? इसके बाद अपन चलते हैं आगे। जब एक पौधे के पुष्प के परागकण को उसी के जैसे दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक ले जाया जाता है तो उसे संकर स्वपरागण भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं भी आपको बताया था कि एक पौधे के पुष्प से उसी पौधे के पुष्प दूसरे पुष्प के पौधे पर ले जाया जाता है। परागकण में कीट मदद करते हैं। जो परागण कराते हैं उस समय कीट मदद करते हैं।
परागकण करते समय कीट मदद करते हैं। कौन करते हैं? कीट मदद। जब कोई कीट एक पौधे के पुष्प पर पराग को पीने लिए बैठता है तो दूसरे का परागकण उसके शरीर में चिपक जाता है। मतलब जो कोई प्लांट वगैरह चिपक पीने लगता है तो ठीक है, उसके समय उसी समय क्या कि कीटों के परागकण चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद में और ऐसे ही किसी दूसरे पुष्प के पौधे पर जाकर बैठ जाता, तब परागकण एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचे जाता। मैं आपको शुरू में बताया था, ठीक है, कि एक पुष्प से जाकर मतलब कीट वगैरह बैठ जाते हैं, ठीक है, तो उसके क्या कि पौधे में जो रस वगैरह चूसते हैं उस समय क्या कि परागकण चिपक जाते हैं, ठीक है, और वो परागकण चिपकते ही वो अपने पास जो भोजन वगैरह करके एक स्थान एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाकर बैठ जाता है, ठीक है, तो एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर ले जाकर परागकणों को छोड़ देता है। इस प्रकार कीट संकर परागण में मदद करते हैं। हवा भी संकर परागण में मदद करती है। मतलब कीट परागण भी परागण में मदद करते हैं और हवा भी परागण में मदद करती है। इसके बाद में अपन सेकंड देखते हैं निषेचन। निषेचन किस प्रकार करते हैं अपन? परागण देख लिए और अपन अब निषेचन देखते हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा अपने पास? निषेचन। निषेचन पौधों में किस प्रकार करवाते हैं पुष्पों के अंदर? दूसरा अपने पास है निषेचन। परागण के बाद अगला चरण होता है, ये जो परागण होता है उसके अगला चरण होता है निषेचन। परागण कराने के बाद में जो निषेचन करवाया जाता है, मतलब नए पौधे निर्माण के लिए परागण के अगला चरण होता है। परागण का अगला चरण होता है, कौन सा अगला चरण होता है? ठीक है, निषेचन। इस चरण में परागणों में उपस्थित नर युग्मक बीजाणुओं में मौजूद मादा युग्मकों से मिलते हैं। मतलब नर, इसमें क्या है कि नर युग्मक मादा युग्मकों से मिलते हैं। इस क्रिया में नर युग्मक मादा युग्मकों से मिलते हैं। किससे? मादा युग्मकों से मिलते हैं। जब परागकण स्टिग्मा पर गिरते हैं तो फट जाते हैं। जो को परागण होते हैं वो स्टिग्मा पर गिरते ही फट जाते हैं। परागण स्टिग्मा पर गिरते ही फट जाते हैं, ठीक है, और फटते हुए क्या कि बिखर जाते हैं, ठीक है। यह पराग नली प्रतिका से होकर अंडाशय की तरफ बढ़ती है और बीजाणु में प्रवेश करती है। जो फट जाने के बाद में जो क्या है कि ये पराग नली वर्तिका से होकर गुजरती है, उस समय क्या है कि जो पराग नली के ऊपर बीजाणु में प्रवेश कर जाते हैं। नर युग्मक पराग नली में जाते हैं, पराग नली का ऊपरी सिरा फट जाता है। नर युग्मक क्या है कि पराग नली में जाते हैं और जो पराग नली का ऊपर का सिरा होता है वो फट जाता है। नर पराग नली के अंदर जाता है, जिससे पराग नली की ऊपरी सिरा फट जाता है, फट जाता है, ठीक है। इसके बाद ऊपर चलते हैं आगे। बीजाणु में खुल जाता है और नर युग्मक बाहर निकल जाता है। मतलब जो बीजाणु में खुल जाता है और बीजाणु में खुल जाता है, ठीक है, क्या होता है? बीजाणु में खुल जाता है। उसके बाद में अपन ये निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। ये निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं, निषेचन भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद में देखते हैं अपन फलों और बीजों का बनना। फलों निषेचन के अंदर अपन फलों और बीजों का किस प्रकार बनता है। बीजाणु में नेक्स्ट टॉपिक अपना फलों और बीजों का बनना। ठीक है, बीजाणु में निषेचित अंडा कई बार विभाजित होता है। बीजाणु में जो निषेचित अंडा था वो कई बार विभाजित होता है और भ्रूण बनाता है। बीजाणु के चारों तरफ कठोर परत बन जाती है और धीरे धीरे यह बीज में विकसित हो जाता है। पुष्प का अंडाशय विकसित होकर फल का रूप ले लेता है, जिसके भीतर बीज होते हैं। फूलों के अंदर हिस्से जैसे बाह्य दल पुंज, उनके से स्टिग्मा और वर्तिका सूख कर गिर जाते हैं।
फूलों की जगह फल फैल जाते हैं। बीजों की रक्षा फल करते हैं। कुछ फल मुलायम और रसीले होते हैं, जबकि कुछ फल कठोर होकर सूख जाते हैं। ठीक है, तो इसमें समझाने की ज़्यादा क्रिया नहीं है। आप दोस्तों जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप वैसे वैसे नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, इसके बाद अपन क्लास भी ज़्यादा लंबी हो गई है तो अपन जल्दी जल्दी करवाते हैं आपको। फल अपने भीतर पौधे में बीज रखता है। फल क्या क्या अपने जो पौधे में फल क्या क्या अपने भीतर के अंदर बीजों को रखता है। बीज पौधे की प्रजनन इकाई होती है। बीज क्या कि पौधे की प्रजनन इकाई होती है। बीज पौधे की प्रजनन इकाई होती है। ठीक है, क्या होती है? पौधे की प्रजनन इकाई। इससे बीज से ही नए पौधे विकसित हो सकते हैं, क्योंकि बीज अपने भीतर नवीन पौधे और उसके लिए भोजन रखता है। बीज में नवीन पौधों का हिस्सा जो पत्तियों का रूप लेता है फ्लोएम कहलाता है। जड़ों के रूप में विकसित होने वाला हिस्सा मूलांकुर कहलाता है। जो जड़ों के बीच में हिस्सा होता है वो जड़ों के बीच में हिस्सा मूलांकुर कहलाता है। जड़ों के बीच हिस्सा मूलांकुर कहलाता है। क्या कहलाता है? मूलांकुर कहलाता है। शिशु पौधे के लिए भोजन संरक्षित कर रखने वाले बीज के हिस्से को बीजपत्र कहते हैं। जो पौधे के लिए पौधे के शिशु के लिए जो भोजन एकत्रित करता है उसे अपन बीजपत्र कहते हैं। पौधे के शिशु के लिए भोजन एकत्रित बीजपत्र करता है। कौन करता है? बीजपत्र करता है। उसके बाद अपन देखते हैं आगे। वातावरण जैसे पानी, हवा, रोशनी आदि प्रदान करते हैं, तभी वह अंकुरित होता है और एक नया पौधा, मतलब अगर वातावरण अच्छा हुआ, मान लो जैसे रोशनी वगैरह, हवा वगैरह, पानी वगैरह अच्छी मिली, ठीक है, तो उस समय क्या क्या अपने जो बीज होता है वो अच्छे प्रकार से अंकुरण हो जाता है और एक नए पौधे का निर्माण कर पाता है। जैसे गेहूं, चना, मक्का, मटर, सेम आदि बीजे के उदाहरण हैं। अब देखते हैं बीजों का अंकुरण। बीजों का अंकुरण किस प्रकार होता है? बीजों का अंकुरण देखते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है बीजों का अंकुरण। बीजों का अंकुरण के अंदर देखते हैं अपन। पौधे से मिला बीज सूखा और निष्क्रिय अवस्था में होता है। जो पौधे से मिला हुआ बीज वो पौधा सूखा व निष्क्रिय होता है। पौधों से मिला बीज सूखा व परिपक्व होता है। ये है ना, सूखा और निष्क्रिय होता है। क्या होता है? सूखा और निष्क्रिय होता है। उन्हें पानी, हवा, मिट्टी आदि मिलती है। जब उन्हें हवा, पानी, मिट्टी आदि मिलती है, वातावरण उनके अनुकूल होना चाहिए, तभी वे नए पौधे के रूप में विकसित होना शुरू करते हैं। तभी वे क्या कि तभी वह नए पौधे के निर्माण के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं बीजों का अंकुरण तब शुरू होता है जब बीज पानी की सोखना शुरू करते हैं। मतलब बीजों का अंकुरण तब होता है जब बीज पानी को सोखना शुरू करते हैं। बीजों का अंकुरण बीज पानी सोखने पर होता है। ठीक है, इसके बाद में अपने पास आया आगे फूलता और बीजाणु आवरण को तोड़कर फट जाता है। पानी की मदद से बीजों में एंजाइम कार्य करना शुरू कर देता है। मतलब पानी की वजह से क्या कि बीजों के अंदर एंजाइम कार्य शुरू करना प्रारंभ करता है। पानी से बीजों में एंजाइम
कार्य करना शुरू कर देता है, उसे घुलनशील बना देता है। घुलनशील भोजन की मदद से मूलांकुर और फ्लूलम कहलाता है। नए पौधे को उत्पन्न करने के लिए बीज उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुरित होता है। मतलब नए पौधे उत्पन्न करने के लिए बीज उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुरित होता है। नए पौधे विकसित करने के लिए बीज उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुरित होते हैं। बीज उपयुक्त परिस्थिति के अंदर अंकुरित होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपने पास आगे हैं ये तस्वीरें सेम के एक सभी के अंकुरण के जरिए नवीन पौधे के में बदलने की प्रक्रिया होती है। इसके बाद अपन सबसे पहले बीज का मूलांकुर जड़ बनाने के लिए विकसित होता है। मतलब जो सबसे पहले अपन जड़ का निर्माण करने के लिए अपन को मूलांकुर की आवश्यकता होती है। पौधे में जड़ निर्माण के लिए मूलांकुर की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद में है आगे ये जड़ें मिट्टी के भीतर बढ़ती है। मतलब जो जड़ें होती है वो क्या है कि मिट्टी के अंदर गहराई तक बढ़ती है और मिट्टी से पानी एवं खनिज पदार्थ अवशोषित होते हैं। जो मिट्टी से पानी और खनिज पदार्थ अवशोषित होते हैं। इसके बाद फ्यूलम ऊपर की ओर तरफ बढ़ते हैं, कोपले बनते हैं। कोपले वगैरह अच्छा, अगर पानी वगैरह या आर्द्रता वगैरह जड़ों को मिलती रहे तो अपने पास जो कोपले वगैरह या पौधे की वृद्धि अधिक होगी। उसके बाद अपन देखते हैं ये कोपले हरी पत्तियों का रूप ले लेते हैं। जो कोपल होती है, अंकुरण होते हैं पौधे, वो क्या है कि हरी पत्तियों के रूप में ले लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पत्तियां भोजन बनाती है। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पत्तियां भोजन बनाती है। प्रकाश संश्लेषण की वजह पत्तियां भोजन बनाती है। क्या बनाती है? भोजन बनाती है, प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद में है और धीरे धीरे एक नया पौधा विकसित होता जाता है। क्या कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये पत्तियां भोजन बनाती है और एक नया पौधा का निर्माण होता है, और एक नए पौधे का निर्माण होता है भोजन बनाने के बाद, और एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अपना जो 11वां लेक्चर था वो भी आज कंप्लीट हुआ। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर 12वां लेक्चर देखेंगे। जब तक आप क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दे। ठीक है, और अगर दोस्तों मेरी क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये अपने पास इनमें से जो मैं करवा रहा हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, तो आप क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और जो अपने पास जो कृषि प्रवेशक 21 अक्टूबर को वैकेंसी आ रही है उसके अंदर से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक के अंदर से। और जो जेड CUT अंदर जो लॉन्ग ईयर का बैच चल रहा है वो भी इस क्लासों को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और जब तक अपन मिलते हैं फिर एक बार नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।